और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। उनके दिल हैं लेकिन उनसे समझते नहीं, और उनकी आंखें हैं मगर उनसे देखते नहीं, और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा भटके हुए। यही वो हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उन्हीं नामों से पुकारा करो। और जो लोग उसके नामों में कजी इख्तियार करते हैं उनको छोड़ दो। वो जो कुछ कर रहे हैं अनकरीब उसकी सजा पाएंगे। और हमारी मखलूकात में से वो लोग भी हैं जो हक का रास्ता बताती हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करती हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको हम बतदरीज इस तरह पकड़ेंगे कि उनको मालूम ही नहीं होगा। और मैं उनको मोहलत दिए जाता हूं, मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। अस्सलाम वालेकुम। हम गैस एक्सचेंज की बात कर रहे थे। रेस्पिरेटरी पैसेज जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमने डिस्कस कर लिया कि उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग होती किस तरह है। ब्रीदिंग या वेंटिलेशन ये वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर हवा ने अंदर जाना है और बाहर आना है। तो जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है हमारे पास, जिसको आप एल्वेलाई कहते हैं, चूँकि वो बॉडी के इनसाइड है। कहाँ गया? हाँ, तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो बॉडी के इनसाइड है। तो उस रेस्पिरेटरी सरफेस तक जब तक उस रेस्पिरेटरी सरफेस तक गैसेस पहुंचेंगे नहीं, तब तक गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो पूरा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू गैसेस, पाथवे तो समझ आ गया। अब किस तरीके से जो गैसेस हैं वो एयर में से मूव करके किस तरह से जो एयर है वो एनवायरनमेंट में से मूव करके जो है वो उन रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुँचती है। तो वो प्रोसेस है जिसको आप प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग का नाम देते हैं। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। तो ब्रीदिंग या वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है उसके दो फेजेस होते हैं। एक को हम इंस्पायरेशन कहते हैं, इसको इनहेलेशन भी कहते हैं, और दूसरा एक्सपायरेशन होता है जिसे एक्सहेलेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये पेन रेड ही है ना? रेड नहीं है जब भी तो। अच्छा, लंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें, कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो कितना होल्ड कर सकते हैं। तो एडल्ट जो लंग्स होते हैं, एक हेल्दी एडल्ट का जो लंग है उसके अंदर तकरीबन 6 लीटर्स है। यहाँ पे 5 लीटर्स लिखा है, वैसे 6 लीटर्स होता है। तो खैर 5 लीटर्स ऑफ एयर जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो फिल की जा सकती है, 5 लीटर्स। तो ये हमारा जो है ये इसको हम कहते हैं TLC, दिस इज़ टोटल लंग कैपेसिटी। यानी इतनी एयर जो है वो हम होल्ड कर सकते हैं अपने लंग्स के अंदर, 5 लीटर्स। जबकि नॉर्मली जो अमाउंट एयर का अंदर जाता है और वही अमाउंट बाहर आता है उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये तकरीबन हाफ लीटर होता है। यानी 5 लीटर का मतलब होता है 5000 ml। ठीक है, 5000 ml। जबकि जो नॉर्मली हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो सिर्फ 500, यानी इसका 10% जो है वो अंदर जाता है और बाहर आता है। लेकिन जब गहरी सांस ली जाती है और बिल्कुल आखिरी हद तक सांस खींच ली जाए तो जितनी एयर जो है वो अंदर होगी वो 5 लीटर के करीब। तो इतनी जो है वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है ना। तो एक स्टेप जो है ब्रीदिंग के अंदर या वेंटिलेशन के अंदर, एक स्टेप जो है वो है इंस्पायरेशन का, जिसमें हवा अंदर जाएगी, और दूसरा प्रोसेस है एक्सपायरेशन का, जिसमें हवा बाहर आएगी। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने बताया था कि एक मसल है जो कि मेन मसल है, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, वो इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा कुछ मसल्स होते हैं जो कि हमारी रिब्स के साथ अटैच होते हैं, इनको हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। तो ये जो मसल है, ये नीचे वाला जो मसल है जो फ्लैट सा है, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। और ये जो रिब्स हैं इनके दरमियान इस तरह से मसल्स लगे हुए होते हैं। ये मसल्स जो हैं इनमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स होते हैं और एक इंटरनल इंटरकॉस्टल्स होते हैं, एक और होते हैं खैर, बट ये इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं ये भी हेल्प करते हैं। बट मेन जो रेस्पिरेटरी मसल है, मेन जो मसल है जो रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है वो डायफ्राम है। अच्छा, अब इंस्पायरेशन कैसे होती है? तो सबसे पहले ये जो डायफ्राम है इस वक्त ये इस कंडीशन के अंदर है, डोम शेप कंडीशन के अंदर है। ठीक नहीं, सॉरी, ये वाली कंडीशन जो है ये डोम शेप है। दोनों ये एक तरह की दी है। ये कंडीशन जो है ये डोम शेप है। ठीक है, ये तब होती है जब हम हवा बाहर फेंक चुके होते हैं। अब हमारे लंग्स के अंदर वो 500 ml नहीं है, इसके अलावा हवा मौजूद है, लेकिन हम इस हवा की बात करेंगे जिसको आप टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अभी ये 500 ml हमारे लंग्स के अंदर नहीं है, वो बाहर जा चुकी है। अब हम चाह रहे हैं कि ये 500 ml लंग्स के अंदर आए। तो इसके लिए करना ये होता है कि जो डायफ्राम है इसको मैसेज दिया जाता है, इसके ऊपर जो है वो नर्व्स आके ख़त्म होती हैं। उन नर्व्स के थ्रू जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, वो मैसेज देता है इसे
तो ये डायफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसकी हालत इस तरह से थोड़ी इस तरह की हो जाती है, ठीक है। पहले ये बिल्कुल डोम शेप था, अब ये फ्लैट हो गया। अब जब ये नीचे की तरफ खिंचता है तो मैंने बताया था कि लंग्स जो हैं वो इसके ऊपर चिपके हुए होते हैं। जब ये नीचे की तरफ खिंचता है तो ये लंग्स को भी स्ट्रेच करता है, तो लंग्स का जो साइज़ है वो बढ़ता है, तो लंग्स के वॉल्यूम के अंदर जो है वो इजाफा होता है। इसी तरीके से ये जो रिब्स हैं इनके दरमियान जो मसल्स हैं जिनको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, जब ये इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो जो चेस्ट की कैविटी है, ये जो रिब्स हैं ये बाहर की तरफ भी मूव करती हैं और ये ऊपर की तरफ भी मूव करती है। तो ये एरो के अंदर नज़र आ रहा है, ये ऊपर की तरफ भी मूव करती हैं और ये बाहर की तरफ भी मूव करती हैं। तो इसकी वजह से जो चेस्ट की कैविटी है या जो लंग्स हैं उनका साइज़ एक्सपेंड हो रहा है तीन अतराफ, एक नीचे की तरफ बढ़ रहा है, एक ये बाहर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, इधर से भी बाहर की तरफ, स्क्रीन से भी बाहर की तरफ, और एक ऊपर की तरफ भी। तो हर तरह से जो चेस्ट का वॉल्यूम है, जो चेस्ट का साइज़ है वो बढ़ रहा है। चेस्ट का साइज़ बढ़ने का मतलब समझने कि लंग्स का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है, क्योंकि लंग्स जो है वो अटैच है हर तरफ से। तो जब ये दीवार, जो चेस्ट की दीवार है वो खिंचेगी तो साथ में लंग्स भी खिंचेंगे। तो जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है तो एक लॉ होता है फिजिक्स के अंदर जिसको बॉयल्स लॉ कहता है। तो बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो इस सिनेरियो के अंदर होगा ये कि जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर जो हवा ऑलरेडी मौजूद है उसका प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब एक हवा जो है वो बाहर मौजूद है एनवायरनमेंट के अंदर, इसका भी एक प्रेशर है। तो मान लें कि इसका प्रेशर अगर 0 था तो अंदर वाला जो प्रेशर हो गया वो -1 हो गया। अब हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो हवा खुद ब खुद अंदर आना शुरू कर देती है, ठीक है। तो हमारे अंदर जो ब्रीदिंग होती है उसको हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहते हैं, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है उसको डिक्रीज़ किया गया है, उसको नेगेटिव में लेकर गए हैं, जिसकी वजह से हवा खुद ब खुद अंदर मूव करती है। तो ये काम करने के लिए जो मेन मसल है वो रिस्पॉन्सिबल है वो डायफ्राम है। डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाता है तो ये लंग्स को अपने साथ खींच के लेके जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है लंग्स का वो बढ़ जाता है। जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब अंदर का प्रेशर कम है और हवा का प्रेशर, जो एनवायरनमेंट का प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो एयर खुद ब खुद ट्रैवल करके अंदर आती है। तो ये प्रोसेस है जिसको आप इंस्पायरेशन कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन की अगर हम बात करें, एक्सपायरेशन की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर जो मेन हम कहते हैं कि इंस्पायरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो कि एटीपी की सूरत में इस्तेमाल होती है। जबकि जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस है या ब्रीदिंग आउट का प्रोसेस है ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी नहीं लगती। उसका रीज़न ये है कि अब ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब इसको मैसेज आना बंद हो जाएगा। जब इसको मैसेज आना बंद हो जाएगा तो ये अब रिलैक्स होगा। जब रिलैक्स होगा तो ये वापस से ऊपर जाएगा अपनी उसी हालत में जिसमें ये पहले था, डोम शेप हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। जब ये लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा तो अंदर का जो लंग्स का वॉल्यूम है, इसके ऊपर जाने की वजह से लंग्स का वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसी तरीके से जो रिब्स थी वो बाहर की तरफ जो गई थी, अब वो अंदर की तरफ आना शुरू होंगी। इसकी वजह से भी लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। जब लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा। तो अब अंदर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर जो है वो कम है। बाहर का प्रेशर 0 ही है अभी भी और अंदर का प्रेशर अब +1 हो गया। तो एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी और एयर जो है वो बाहर चली जाएगी। तो ये प्रोसेस है वेंटिलेशन का, या इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं और इसके 2 स्टेप्स होते हैं। तो इंस्पायरेशन के अंदर अगर आप देखें, इंस्पायरेशन के अंदर अगर हम देखें तो इंटरकॉस्टल मसल्स काम करते हैं और डायफ्राम ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अच्छा, होता यह है कि वॉल्यूम जो है वो चेस्ट का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। तो एयर जो है वो खुद ब खुद अंदर आती है क्योंकि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। जबकि एक्सपायरेशन के अंदर अगर देखें तो वो रिवर्स है इंस्पायरेशन का। इस प्रोसेस के अंदर एयर मूव करती है लंग्स से बाहर की तरफ। तो जो इंटरकॉस्टल मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अब वो रिलैक्स होंगे और डायफ्राम भी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अब वो रिलैक्स होगा, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है लंग्स का वॉल्यूम, जो चेस्ट का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होता है तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और इस प्रेशर बढ़ने की वजह से एयर जो है वो लंग्स से बाहर जाना शुरू करेगी और वो इन्वायरमेंट के अंदर चली जाएगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं गैस एक्सचेंज जो एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है। जब इंस्पायरेशन एंड होती है तो उस वक्त जो है वो हवा
एल्वियोलाई के लेवल तक पहुंच चुकी होती है, और एल्वियोलाई वो पॉइंट होते हैं कि जहाँ पर एक्सचेंज होना होता है। तो वो गैस एक्सचेंज जो है वो किस तरह से हो रहा है वो देख लेते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो एल्वियोलाई है, ये जो एल्वियोलाई है इसके अराउंड यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये ब्लड वेसल समझ लें, और ये एल्वियोलाई, ठीक है। तो एल्वियोलाई को जो है वो कवर की हुई होती हैं ब्लड वेसल्स, और इन ब्लड वेसल्स के अंदर पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है और फिर वो ऑक्सीजनेट होकर वापस जा रहा होता है। तो गैस एक्सचेंज जो है ये एल्वियोलाई के लेवल के ऊपर होता है। गैस एक्सचेंज के अंदर होना ये है कि इसमें जो एयर मौजूद है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो एयर में से निकल के चली जाएगी ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर किसी का काम है उसको कैरी करना। वो एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उनके अंदर भी एक तरह का मॉलिक्यूल होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। उस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद होता है, और इस आयरन के ऊपर जाकर ये ऑक्सीजन बाइंड होती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर मौजूद है रेड ब्लड सेल के अंदर, इसका काम होता है मेनली, इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर भी थोड़ी बहुत जाती है बट मेनली इसका काम होता है। तो जो ऑक्सीजन है एयर से वो हीमोग्लोबिन कैरी कर लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लड लेकर आया था वो इस एल्वियोलाई के अंदर चली जाती है। गैस एक्सचेंज जो है वो एक प्रोसेस से होता है जिसको हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। डिफ्यूजन कहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो। तो मैं डायग्राम से थोड़ा सा दिखा दूँ। हाँ भाई, तो इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये हम बना लेते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। ये एल्वियोलाई आ गया, और इसके अराउंड बना लेते हैं हम, ये ब्लड वेसल आ गई, ठीक है। आधा पार्ट में एक कलर से बना रहा हूँ और आधा पार्ट में दूसरे कलर से बना रहा हूँ। अच्छा, इस एल्वियोलाई के अंदर जो चीज़ ज़्यादा है वो ज़्यादा है ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, क्योंकि ये नॉर्मल कंपोजिशन होती है एयर की। एयर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इधर से जो ब्लड आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड। तो इसके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा होगी, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी। तो होता यह है कि इस लेवल के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से मूव करके इधर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ ज़्यादा है, ब्लड के अंदर ज़्यादा है, वो मूव करके एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है, इसको भी हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। तो इस तरफ जो ब्लड आता है, अब ये जब बॉडी की तरफ जा रहा है ब्लड, तो इसके अंदर अब ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो चुकी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कि जिसके अंदर एक्सचेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, के एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, तो ये मूव करके चला गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अच्छा भाई, डिफ्यूजन जो कि पॉसिबल है एट दिस लेवल, क्यों पॉसिबल है? बिकॉज एल्वियोलस और ब्लड कैपिलरीज जो हैं उनके दरमियान जो थिकनेस है वो सिर्फ एक सेल लेयर की है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रेस्पिरेटरी पैसेज जो है उसके थ्रू तब तक गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर वो चार बातें ना हो। उसमें एक बात जो थी वो ये थी कि उसे थिन होना पड़ेगा। तो ये कितना थिन है? सिर्फ एक सेल की लेयर है। अगर इसको आप 10-12 सेल की लेयर कर दें तो जितना ज़्यादा सेल की लेयर बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो लिमिटेड होता जाएगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। ना दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, यानी एयर के अंदर जो इन्वायरमेंट में एयर मौजूद है उसके अंदर क्या कंपोजिशन है और जो एक्सपायर्ड एयर है उसके अंदर क्या कंपोजिशन है। तो ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि बॉडी से क्या मिला और बॉडी ने क्या रखा। तो सबसे पहले कंपोनेंट में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हवा के अंदर मौजूद है वो 21% है। तो ये 21% वाली हवा जो है, 21% ऑक्सीजन वाली हवा अंदर जाती है और जब वो बाहर आती है तो उसके अंदर स्टिल 16% के करीब ऑक्सीजन होती है, यानी जो बॉडी ने रखा वो सिर्फ 5% है। ठीक है, तो इसको मतलब अगर आप दोबारा भी इनहेल करें तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होता है कि जो एक्सपायर्ड एयर है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अगर आप इसे दोबारा भी इनहेल करें तो इसमें से काफ़ी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो 5% ऑक्सीजन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली और बाकी ऑक्सीजन जो है वो बाहर चली गई। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो बहुत कम अमाउंट होता है, 1% भी नहीं है, 0.03% जो है ये हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जो हवा बाहर जाती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एज़ कम्पेयर टू जो आया था। नाइट्रोजन 79, यहाँ पर भी 79 है, वैसे 79 नहीं होता, आई थिंक हाँ 79 होता, सही, 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, वाटर वेपर जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, डिपेंड करता है कि बाहर जो है वो हवा कैसी है, इलाका कैसा है, उसके हिसाब से वाटर वेपर्स जो हैं उनकी क्वांटिटी होगी। बारिश अगर हुई है तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अगर बारिश नहीं है, ड्राई है तो बहुत कम होंगे।
लेकिन जो एक्सपायर्ड एयर होती है वो सैचुरेटेड होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स जो है वो मौजूद होते हैं। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जितना इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर है वही होगा, लेकिन जब हवा बाहर जाती है तो वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर लेके जाती है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड के ऊपर, अच्छा पता नहीं ये राइट साइड है, ठीक है, स्क्रीन का राइट और ये स्क्रीन का लेफ़्ट है। तो लेफ़्ट साइड के ऊपर ये हमारे पास वाटर है, दोनों तरफ जो है हमारे पास ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट का पानी है, ठीक है, जो कि ग्लास ट्यूब के अंदर मौजूद है। जो ये लेफ़्ट वाला है इसके अंदर हवा जो है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसको सिरिंज में भर के इसके अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है। तो इसका कलर जो है वो अनचेंज्ड है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन जो है वो बहुत मिनिमल होती है, 0.03% होती है। जबकि इस सिनेरियो के अंदर जो है वो इसके अंदर जो हवा जा रही है वो किसी इंसान के लंग्स से आ रही है, तो जो एक्सहेल्ड एयर है वो इसके अंदर डाली गई, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। तो अपेरेंटली लाइम वाटर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है तो उसका कलर मिल्की हो जाता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो प्रूव करता है कि जो एक्सहेल्ड एयर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का मौजूद होता है। ओके, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक इस वीडियो का। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन है रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट का मतलब होता है स्पीड, यानी हमारा जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो अराउंड 12 टाइम्स है पर मिनट, 12 to 15 है आई थिंक, 12 to 18 है, आई डोंट रिमेंबर। जैसे कि हमारी जो हार्ट बीट है वो तकरीबन 72 टाइम्स है, 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में दिल इतनी बार जो है वो एवरेज है, जबकि 60 to 100 टाइम्स जो है ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। 60 to 100, 60 अगर किसी का 60 है और किसी का 100 है तो ये नॉर्मल है, इनके दरमियान सारे रेट नॉर्मल है। लेकिन इंसान जो सांस लेता है एक मिनट में वो तकरीबन 12 से 15 आई थिंक, तो इसको रेट कहते हैं, रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग दो कंडीशंस के दौरान, एक रेस्ट है और दूसरा एक्सरसाइज के दौरान। तो ब्रीदिंग का अगर हम देखें तो ये लार्जली इनवॉलंटरी प्रोसेस है, यानी वी डोंट थिंक अबाउट इट और हम इसे कंट्रोल नहीं कर रहे होते। थोड़ा बहुत वॉलंटरीली कंट्रोल है, आप रोक सकते हैं, आप रेट बढ़ा सकते हैं, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन वैसे ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है, इसको जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते, बॉडी खुद ब खुद रेगुलेट कर रही होती है। ब्रेन के एक पार्ट से रेगुलेट होता है, वो हाइपोथैलेमस नहीं है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। ब्रेन जो ब्रीदिंग का रेट है वो कंट्रोल होता है मेडुला से, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला एक पार्ट होता है जो कि ब्रेन स्टेम का होता है, वो हमारा जो है ब्रीदिंग का रेट कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो है ये एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर भूख को, प्यास को कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स है उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है, बट जो ब्रीदिंग का रेट है वो मेडुला से कंट्रोल होता है। और ये ब्रीदिंग का रेट ऑटोमेटिकली चेंज होता है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से होता है। तो ये अगेन डेफिनेशन है किसकी, इनवॉलंटरी प्रोसेस की। तो आप खुद से नहीं कंट्रोल करते हैं, इंटरनल कंडीशन और एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर बेस करता है। तो अगर एक पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि एक्सरसाइज के दौरान मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, चूँकि मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी प्रोडक्शन हो रही होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रही होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हेल्प करती है रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ाने। मेनली वही हेल्प करती है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बर्दाश्त नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलती है और इसके नतीजे में बनता है कार्बोनिक एसिड, और वो जब टूटता है तो उसके नतीजे में बनते हैं हाइड्रोजन। अगर आपको पीएच का कॉन्सेप्ट है तो ब्लड की जो पीएच है उसमें चेंज आना शुरू हो जाता है। उस चेंज को बचाने के लिए जो है, उस चेंज को मिनिमाइज़ करने के लिए, उस चेंज को ना आने देने के लिए जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी अगर बहुत तेज़ रेस्पिरेशन होगी, अगर बहुत तेज़ ब्रीदिंग होगी। यानी अगर 12 बार थी पहले, तो अगर ये आप 20 कर दें तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, हर बार कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो इस वजह से जो ब्रीदिंग का रेट है वो इंक्रीज़ किया जाता है। अगर एक्सरसाइज परसिस्ट करेगी, मतलब थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज से तो ठीक थी, लेकिन अगर एक्सरसाइज कंटिन्यूसली हो रही है तो मसल के अंदर इतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकेगी, तो मसल जो है वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा विदाउट ऑक्सीजन, जिसको आप एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो ग्लूकोज जो है वो टूटता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ये था ऑक्सीजन के साथ, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो हमारे अंदर बनता है लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड जो है ये मसल्स के अंदर जमा होने लगेगा और इसकी वजह से पेन शुरू हो जाता है मसल्स के अंदर, मसल्स जो हैं उनसे आप फर्दर काम नहीं ले सकते। तो जब तक ये लैक्टिक एसिड रिमूव नहीं होता, रिमूव करने के लिए बस ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं
तो जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो इस ऑक्सीजन जो है वो लैक्टिक एसिड को दोबारा से दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करवा देती है जो कि पेन प्रोड्यूस नहीं करते। तो जितना अमाउंट आपको चाहिए होता है इस लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए वो कहलाता है ऑक्सीजन डेट। ठीक है, तो ये तमाम अमाउंट कहाँ से आता है? जब भी कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है तो एक लिमिट तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बाद मसल जो है वो इस काबिल नहीं होता, मसल में पेन शुरू हो जाता है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि लैक्टिक एसिड जमा हो रहा होता है और ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है। तो जितना अमाउंट आपको ऑक्सीजन का चाहिए उस लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए वो ऑक्सीजन डेट कहलाता है। और एक बार जब ऑक्सीजन डेट आपकी बॉडी में चला जाता है तो वो तमाम लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाता है, फिर मसल दोबारा से फंक्शन कर सकता है और इसके अंदर का पेन जो है वो कम हो जाता है।